पिछले 20-25 सालों में हमारी डाइट काफ़ी चेंज हो चुकी है, ठीक है। वी आर मोर ऑफ लाइक अ वेस्टर्न डाइट, वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स। देन स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा हुआ है, जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। वी आर नॉट डूइंग इनफ एक्सरसाइज, हमारा सिटिंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ चुका है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लिवर डिजीज बढ़ रही हैं। अगर कोई भी पेशेंट है जिसको भूख कम लग रही है, जिसका वजन कम हो रहा है, जिसको जॉन्डिस हो रहा है, जिसको कोई ब्लीडिंग हो रही है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रही है, तो ये कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जिसको हमें अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टू वर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अरुण धोत्रा जी, जो कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है एट उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी कि आजकल एक सबसे ज़्यादा कॉमन पाई हुई बीमारी है लोगों में। जैसे कि पहले हम सुनते थे सिर दर्द हो जाती थी, जोड़ों में दर्द होता है, आजकल सुनने में आता है जी गैस और ब्लोटिंग हो रही है। तो ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो जम्मू के लोग लेकर के आपके पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं? देखो, अगर आज की बात करें तो हमारे पास उजाला सिग्नस में हर प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में होते हैं। जैसे कि कॉमनली लोग बोलते हैं गैस हो गया, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, फैटी लीवर्स के पेशेंट आते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, IBS के पेशेंट आ रहे हैं, IBD के पेशेंट आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल स्पेक्ट्रम, जितने भी स्पेक्ट्रम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ का, तो हर टाइप के पेशेंट जम्मू में आ रहे हैं हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की, आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत सुनने में मिलता है IBS, IBD और तमाम तरह की एक इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है ऐसे ट्रीटमेंट्स को जो है क्योर करने में। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे मुख्य कारण है लाइफस्टाइल में, आजकल के जो लाइफस्टाइल है उसमें, जिसकी वजह से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज इतने प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं? देखो, बड़े सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारी डाइट। अगर हम बात करें तो पिछले 20-25 सालों में हमारी डाइट काफ़ी चेंज हो चुकी है, ठीक है। वी आर मोर ऑफ लाइक अ वेस्टर्न डाइट, वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। देन स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन है, ठीक है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। वी आर नॉट डूइंग इनफ एक्सरसाइज, हमारा सिटिंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ चुका है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लिवर डिजीज बढ़ रही हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन इशू जो कि जिसको हम हार्टबर्न एसिडिटी कहते हैं, गर्ड की प्रॉब्लम। ये गर्ड की प्रॉब्लम क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और क्या ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं? देखो, गर्ड मींस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसका मतलब होता है कि जब भी हमारा जो स्टमक में एसिड बन रहा है वो रिफ्लक्स होकर जब ईसोफेगस में आता है तो हम उसको गर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हार्टबर्न होना, पेशेंट को रीगर्जिटेशन होना, ठीक है, रात को सोर थ्रोट हो जाना, ठीक है, सुबह उठते ही बोलते हैं गला भारी है, गले में कुछ फंसा हुआ है। ये कुछ बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं गर्ड के जो जिसके साथ पेशेंट हमारे साथ आते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो डिफरेंट सेट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। एंडोस्कोपिक मेडिकल मैनेजमेंट है, एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। सबसे पहले तो हम सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट, अगर कोई गर्ड का पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, ऐसे फूड नहीं लेने हैं जिससे गर्ड के सिम्टम्स बढ़ जाएं, ठीक है। उनमें से जैसे चॉकलेट्स हो गए, पेपरमिंट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, है ना। खाने और सोने के बीच में 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। अपना वेट नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। पिलो लेके सोना है। ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिससे हम गर्ड के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इससे नहीं हो रहे तो हम पेशेंट को फिर PPIs जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे डालते हैं, ठीक है। या फिर आजकल एक नए मॉलिक्यूल है PCAB, बोनाप्रिजॉन, बड़ा कॉमनली लोग सुन रहे होंगे, ठीक है, उस पर ले सकते हैं। अगर इन सब को पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है देन वी कैन गो फॉर एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट। उसमें अलग अलग मोडेलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे हम एक डिवाइस है गर्डेक्स बोलते हैं, उससे स्टिच कर सकते हैं, या फिर सर्जरी के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी को ज़्यादा हाइटस हर्निया है, रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो हम सर्जरी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट हाँ, फर्स्ट मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ए मेडिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट को ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन आई डोंट थिंक वी शुड प्रोसीड फॉर अदर ट्रीटमेंट्स। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी PPIs की और एंटासिड्स की। आमतौर पे देखा जा रहा है ये ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह बिक रहे हैं और पेशेंट्स भी एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि ये एक मील का पार्ट हो।
मैं काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ जम्मू कश्मीर में जो कि सुबह उठते हैं और सबसे पहले एक पीपीआई लेते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कितना सेफ है ये लॉन्ग टर्म पीपीआई कंजप्शन? देखो, दिस इज़ अ मिथ कि पीपीआई सेफ है, ठीक है। हम किसी भी पेशेंट को जो हमारे पास आते हैं, हम कभी भी नहीं बोलते कि 8 वीक से 12 वीक से ज़्यादा कंटिन्यूटी में पीपीआई लेने हैं, ठीक है, क्योंकि पीपीआई इज एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। जब भी हमारा स्टमक का एसिड हम पीपीआई से सप्रेस करेंगे तो हमारे बड़े सारे इंपॉर्टेंट आइंस है, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ठीक है। हमारा गट डिसबायोसिस हो जाता है। डिसबायोसिस मीन्स जो गट के अच्छे बैक्टीरिया है उन पे भी असर करता है। उसकी वजह से सीबो के स्मॉल बैक्टीरिया में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बड़े सारे लोगों फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो पीपीआई इज़ नॉट अ सेफ एट ऑल। आई हैव सीन पेशेंट टेकिंग पीपीआई 5-6 साल से लगातार खा रहे होते हैं। दिस शुड नॉट बी डन। पीपीआई कंटिन्यूटी में हम देते हैं, कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में देते हैं, ठीक है, फॉर 8 to 12 वीक्स। उसके बाद हम नॉर्मली पीपीआई को विड्रॉ कर देते हैं, या फिर ऑन डिमांड रख देते हैं। किसी दिन जिस दिन बड़े ज़्यादा कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो उस दिन खा लीजिए। बट अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो इट शुड नॉट बी टेकन फॉर अ लॉन्ग टर्म। जी, तो ये मैसेज उन दर्शकों के लिए जो कि बिना कंसल्टेशन के, एक्सपर्ट एडवाइस के बिना मेडिकेशन लेते हैं, तो एक बार एक सलाह लेना बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर की बिफोर स्टार्टिंग योर रेगुलर पीपीआई कंजप्शन। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से रेड फ्लैग सिम्टम्स रहते हैं जो पेशेंट घर बैठे बैठे देख के इग्नोर ना करे और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को तुरंत कंसर्न? देखो, रेड फ्लैग सिम्टम्स में अगर कोई भी पेशेंट है जिसको भूख कम लग रही है, जिसका वज़न कम हो रहा है, जिसको जॉन्डिस हो रहा है, जिसको कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, पेट में दर्द हो रही है, तो ये कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जिसको हमें अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, रादर देन गोइंग टू केमिस्ट एंड टेकिंग ओवर द काउंटर ड्रग्स। बिकॉज ये कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट को बता रहे होते हैं कि यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, बट पेशेंट नॉर्मली क्या करते हैं, उनको लगता है कि दिस इज़ अ गैस, वो जाते हैं पीपीआई खाते हैं, 1-2 दिन ठीक होता है, फिर वो ऐसे टाइम निकालते रहते हैं और अल्टीमेटली कभी कभी ऐसी स्टेज पे हमारे पास पहुंचते हैं कि ऑल्दो मतलब हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट पहले आए बट स्टिल पेशेंट नहीं आते हैं ना, तो वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब डिजीज़ एडवांस हो गई है। तो आपने ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं। जब भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और आपने बात की थी प्रॉब्लम के बारे में, आईबीएस और आईडीएस, आईबीडी, जिसके बारे में बहुत सुनने को मिलता है आजकल और चर्चा में भी है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करते हैं? देखो, अगर हम आईबीएस और आईबीडी की बात करें तो दोनों डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है। बड़े सारे पेशेंट्स होते हैं जो जिनको लेबल किया होता है आईबीएस है, वो आईबीडी निकलते हैं, और हम बड़े सारे पेशेंट देखते हैं जिनको आईबीडी लेबल किया होता है वो आईबीएस होते हैं, ठीक है। देखो, आईबीएस इज़ अ फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर, ठीक है, जिसका हमारी स्ट्रेस से, गट ब्रेन एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होना है, एंग्जाइटी, हमारा जो सेंसिटिविटी है, अल्टर्ड सेंसिटिविटी से लेना देना है। बट आईबीडी इज़ ए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों के सिम्टम्स अलग है। आईबीएस वाला पेशेंट हमारे पास नॉर्मली आते हैं, डॉक्टर साहब हमें बार बार मोशंस आते हैं, दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, बट उनके साथ कोई रेड फ्लैग्स नहीं होंगे। पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि हमें वेट लॉस हो रहा है, कोई रात को हमें उठ के जाना पड़ता है पोटी करने, जहाँ कोई ब्लीडिंग हो रही है ना। तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को हम आईबीएस की तरफ सोचते हैं। बट अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है कि हमें बार बार स्टूल पास हो रहे हैं, 3 से 4 बार 7-8 बार जाना पड़ रहा है, उनमें ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कंसिस्टेंट पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो हम आईबीडी सोचेंगे, ठीक है। तो देयर आर बैटरी ऑफ टेस्ट्स दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, आईबीएस इज़ बेसिकली डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। हम किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली आईबीएस लेबल नहीं करते, हमें पहले सारी जीआई डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है, ठीक है। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करानी है, बैटरी ऑफ टेस्ट कराने हैं, उसके बाद अगर वो सब नेगेटिव आता है, हमें उससे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आईबीएस, ठीक है। तो आईबीएस का ट्रीटमेंट, अगेन आईबीएस इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। उसमें एक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस डायरिया होता है और आईबीएस मिक्स टाइप होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम उसी के हिसाब से देते हैं। आईबीडी इज ए इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो अगर हम उसके जो इसका आईबीएस और आईबीडी को ही ओपन करें तो आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड आईबीडी इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन वर्ड इज इन आईबीडी, किसी तरह की सूजन आ जाए, ठीक है। तो आईबीडी इज टोटली डिफरेंट
डिजीज एंड IBS इज टोटली डिफरेंट डिजीज, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, आपने बात की कि सही तरह से जांच, जो कि टेस्ट और डायग्नोस्टिक पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की ट्रीटमेंट जर्नी को डिफाइन करने के लिए। किस तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आपके पास उजाला सिग्नस JK मेडिसिटी जम्मू में अवेलेबल हैं ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? देखो हमारे पास हर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारी 24 आवर लैब है, ठीक है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास CCT अब्डोमेन है। और अगर हम स्पेसिफिकली गैस्ट्रो की बात करें तो हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट एंडोस्कोप्स है। बहुत ही अच्छे सीरीज़ के एंडोस्कोप्स लगाए हुए हैं हमने। हमारे पास एंडोस्कोप है, क्लोनोस्कोप है, ठीक है, ERCP है। और बहुत ही जल्द हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी उजाला सिग्नस में स्टार्ट करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब लिवर डिजीज़ आई थिंक आजकल सेकंड मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। फैटी लिवर हर जगह सुनने को मिलता है कि लिवर फैटी हो गया। क्या इसके शुरुआती लक्षण हैं और किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं? देखो फैटी लीवर आजकल एक एपिडेमिक होता जा रहा है, ठीक है। जम्मू में भी हम बड़े सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो फैटी लीवर के साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली 70% ऑफ पेशेंट ऑफ फैटी लीवर दे डोंट हैव सिम्टम्स। उनका अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से हो रहा होता है, तो जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग मिलती है, फैटी लीवर डिजीज है। 30% पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं, वो भी बहुत ही अगर वो खाली फैटी लीवर डिजीज है तो राइट अपर क्वाड्रेंट में वेग सा डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस वो फैटी लीवर आगे जाके कोई लीवर सिरोसिस ना हो जाए, तो वो सिरोसिस के सिम्टम के साथ आ रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, ओके। अगर हम खाली फैटी लीवर की बात करें तो 30% लोगों में ही सिम्टम होते हैं, वो भी एक वेग सा राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट बोलेंगे, राइट साइड अपर वाले अब्डोमेन में बोलेंगे कि जहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है। तो मोस्टली इट्स इंसिडेंटल फाइंडिंग, हाँ, बट इट्स द इंसिडेंस ऑफ फैटी लीवर इज इंक्रीजिंग इन जम्मू। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उन दर्शकों के लिए जो क्लोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये टेस्ट के बारे में थोड़ा मैं चाहता हूँ शो के माध्यम से आप थोड़ा मिथ जो है वो ब्रेक कीजिए कि ये टेस्ट सुनते ही लोग डर जाते हैं, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? देखो बड़े सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनको एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं वो डर जाते हैं। और कुछ एक दो पेशेंट ने मुझे तो ये बोला है कि डॉक्टर साहब ये तो उन लोगों में करते हैं जो मरने वाला होता है, तो दिस इज़ अ मिथ। एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी इज बेसिकली है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर किसी पेशेंट को कोई गैस के सिम्टम हो रहे हैं, रिफ्लक्स हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, तो हम एंडोस्कोप डाल के देखते हैं कि अंदर कोई अल्सर तो नहीं है, अंदर कोई जख्म तो नहीं हुए पड़े हैं। ऐसे ही अगर कोई पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग करके आएगा, ब्लीडिंग हो रही है लैट्रिन के रास्ते से, ठीक है, उसको बार बार पोटी आ रही है, तो हम उसको नीचे से कोलोनोस्कोपी डाल के देखते हैं कि अंदर कोई अल्सर वल्सर तो नहीं है। तो बेसिकली एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी इनिशियली इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर हमें उसमें कुछ मिलता है देन वी कैन गो फॉर थेरेप्टिक विद द सेम स्कोप। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और बड़ी प्रमुख बीमारी जो जम्मू में देखी जाती है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसको कॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को मार्गदर्शन कीजिए, क्या अर्ली सिम्टम्स रहते हैं और कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है? अगेन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पार्ट हैं, बट दोनों का बिहेवियर, दोनों का ट्रीटमेंट पार्ट इज़ टोटली डिफरेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट मोस्टली हमारे पास आते हैं ब्लडी डायरिया के साथ। ब्लडी डायरिया मीन्स उनको लैट्रिन में ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, दिन में 6 से 7 बार उनको पॉटी करने जाना पड़ता है, और जब भी वो पॉटी करने जाते हैं उनको ब्लड आता है, और जो ब्लड है वो मिक्स होकर आता है लैट्रिन के साथ, है ना। पेट में दर्द हो रही होती है, वेट लॉस हो रहा है। क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट मोस्टली दे हमारे पास आते हैं पेट दर्द के साथ। उनमें ब्लडी डायरिया के सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मोस्टली वो हमारे पास पेट दर्द के साथ आते हैं, 2-2, 3-3 साल से उनको पेट दर्द हो रही होती है। पेट दर्द के साथ साथ उनको खून की कमी होती है, ठीक है। तो ये दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस मीन्स डिजीज़ जो होती है मोस्टली लार्ज इंटेस्टीन में ही इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, रेक्टम से लेके हमारे सीकम तक, और कभी कभी छोटा सा पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो क्रॉन्स डिजीज़ है वो माउथ से लेके एनस तक कहीं भी इन्वॉल्व कर सकती है, रेक्टम में नहीं होता, ठीक है। तो दोनों का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ अलग ड्रग्स हैं, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए अलग ड्रग्स हैं, और हम हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पेशेंट है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जिसको एक दवाई असर कर रही है, तो दूसरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को वही दवाई असर करे, तो हमें इंडिविजुअल थेरेपी करनी होती है। सेम इज़ विद क्रॉन्स डिजीज़। तो दोनों का डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। दे आर नॉट द सेम डिजीज़, दे आर अ पार्ट ऑफ IBD बट दे आर टोटली डिफरेंट डिजीजेस।
डॉक्टर साहब, आई थिंक गट हेल्थ एक बहुत बड़ा विषय बन गया आजकल चर्चा का। इसके बारे में थोड़ा बात करें, गट को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या रोल होता है हमारे शरीर में, और गट को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है? देखो, गट आजकल जो नई स्टडीज़ आ रही हैं, तो हमारे एक्चुअली इंटेस्टाइन में माइक्रोबियोम होता है। माइक्रोबियोम लॉट ऑफ बैक्टीरिया, फंगस या वायरस होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में रेजिड्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक गट माइक्रोबियोम बनाता है। वो माइक्रोबियोम जो है, जो स्टडीज़ नहीं जा रही हैं, वो हमारी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इवन हमारी सोच को भी कंट्रोल कर रहा है, स्टडीज़ है। तो अगर हमारा गट हेल्थी है तो हमारे बड़ी सारी डिजीज़, क्योंकि गट जो हमारा गट माइक्रोबियोम है वो हमारा इम्यून सिस्टम को रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी थिंकिंग को रेगुलेट करता है, हमारी बीमारियों से बचाता है। अगर हमारा गट माइक्रोबियोम हेल्दी है तो हम बड़ी सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर हमें अपने गट माइक्रोबियोम को हेल्दी रखना है तो हमें हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा फूड शुड बी लॉट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है, हाई फाइबर फूड होना चाहिए, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड कम होना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विद विच वी कैन कीप अवर गट माइक्रोबियोम हेल्दी, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इस सब का भी क्या दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर गट हेल्थ, ठीक है। एक्चुअली यूथ में खासकर ये चीज सुनने को मिलती है, किसी को स्टोन हो जाए या लिवर इशू, कहते हैं बहुत सारी बियर पीजिए। नहीं। कितना बड़ा मिथ है ये, और क्या ये सिर्फ एक बियर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मिथ फैलाया गया? देखो, कोई भी डिजीज अल्कोहल से ठीक नहीं होगी, ठीक है। इनफैक्ट नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर आवर लीवर। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं इन एनी फॉर्म, वेदर इट्स बियर, बिस्की, ब्रांडी, व्हाटएवर, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर लीवर, ठीक है। अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो किसी भी चीज़ को, कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट को हमें नहीं लेना है जी। तो ये दिस इज़ अ टोटली मिथ कि हम बियर पियेंगे तो हमारा स्टोन निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आप बियर पी के अपने लीवर को ख़राब कर रहे हैं, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं अगला थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ऐसी महिलाएं जो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में, उनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स होती है बहुत ज़्यादा, उसके क्या रीजंस हैं और क्या उन महिलाओं के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे शो के देखो, माध्यम से? प्रेगनेंसी में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। वो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको स्लो करते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रोपरेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारे, और उसी की वजह से लोगों को सिम्टम्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को देखो, जब प्रेगनेंसी में ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, वोमिटिंग बहुत कॉमन होता है, ठीक है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा, हमारे पास पेशेंट भेजते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट आते हैं, हमारे पास आते हैं ऐसे पेशेंट, ठीक है, जिनको ये सिम्टम्स होते हैं। इसको देखो प्रमोट करने का विद टाइम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो बड़े सारे लोगों के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ड्रग्स, मेडिसिन देते हैं, ठीक है। और हमें प्रेगनेंसी में मेडिसिन बड़ी सोच समझ के देनी होती है। हम हर एक मेडिसिन नहीं दे सकते, बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट द फीटस आल्सो, ठीक है, जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट को जिनको बार बार उल्टी वाला मन हो रहा, हम उनको बोलते हैं कि सुबह उठते ही चाहे सीधा डायरेक्टली वगैरह नहीं पीना, पहले कुछ ड्राई चीज़ खाना है, और कुछ दवाइयाँ देते हैं, बड़े सारे सिम्टम उसी से रिस्पॉन्ड हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए क्या मैसेज, आपको पता है आजकल डिजिटल एरा है, स्पेशली आफ्टर कोविड, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सीडेटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे रहना पड़ता है, वो लोग अपने गट को कैसे हेल्दी रखें, उसके लिए आप कुछ? अगेन देखो, दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली गट, ठीक है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल से हमारे बड़ी सारी डिजीज़ बढ़ती है, नॉट ओनली गट, ठीक है। अगर हम लीवर डिजीज़ की बात करें, गट डिजीज़ की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें, ठीक है, सारी डिजीज़ सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बढ़ रही हैं। तो प्लीज़ मैं लोगों से कहना चाहूँगा, डोंट फॉलो द सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अपने लिए रोज़ के 45 मिनट्स निकालो, एक्सरसाइज करो इन एनी फॉर्म, ठीक है, वेदर इट्स वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जिम, जो भी करना चाहते हो करो, बट डोंट फॉलो द सीडेंट्री लाइफस्टाइल, डोंट टेक रिफाइंड फूड्स एंड डोंट टेक अल्कोहल। जी। क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक फूड्स भी होते हैं जो एसिडिटी और रिफ्लक्स को ट्रिगर करते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखो कुछ फूड होते हैं जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको लैक्स कर देते हैं। इनमें से स्पेशल कुछ फूड मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पाइसी फूड्स, ठीक है, पेपरमिंट हो गया, चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जहाँ पे हमारा फूड पाइप और स्टमक मिलता है, वहाँ एक वेल्व जैसा होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको लैक्स कर देते हैं। जब वो लैक्स होगा तो एसिड ऊपर की तरफ आएगा,
तो इसलिए ऐसे लोगों को जिनको GERD के सिम्टम हो रहे हैं उनको स्पाइसी फूड, चॉकलेट्स, पेपरमिंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या कोई स्पेसिफिक एज के बाद किसी तरह की ऐसे रेगुलर चेकअप्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को कराते रहना चाहिए ताकि उनकी जो जीआई हेल्थ है वो अच्छी रहे? देखो, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ आफ्टर 45 ईयर्स एवरी पर्सन इज अंडरगोइंग कोलोनोस्कोपी फॉर सर्विलेंस ऑफ कोलोन कैंसर, जो इंडिया में फॉलो नहीं होता है। तो आई थिंक हमारे इंडिया में भी ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए कि हर पेशेंट को 45 ईयर्स के बाद एक कोलोनोस्कोपी के लिए जाना चाहिए, ताकि अगर कुछ अर्ली हमें फीचर्स ऑफ कोलोनिक कैंसर मिलते हैं तो हम उसको जल्दी डील कर सकें। तो दिस शुड बी एडेड टू आवर गाइडलाइंस। जी। डॉक्टर साहब, आपने एक और बात की थी लिवर साइरोसिस की। ये भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, खासकर अल्कोहलिक लिवर सोराइसिस जो है ये बहुत बढ़ रहा है। इसके क्या शुरुआती लक्षण हैं और क्या देखते ही एक इंसान को सतर्क होकर तुरंत ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए? देखो, लिवर सिरोसिस के लक्षण हैं जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी हो जाना, ठीक है, खून की उल्टी आना, ठीक है, वज़न कम हो जाना, भूख ना लगना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं जो जिसके साथ हमारे पास लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कभी जॉन्डिस हो रहा है, भूख कम लग रही है, वज़न कम हो रहा है, पेट में पानी भर रहा है, आपको लग रहा है आपका पेट फूल गया हुआ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना है, ठीक है, लिवर वाले डॉक्टर के पास आना है और उनको दिखाना। जी। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन एक ट्रेंड देखा जा रहा है प्री और प्रोबायोटिक्स जो है इसकी मार्केटिंग का। कितना सेफ है ये प्री प्रोबायोटिक जो कि ऑनलाइन मतलब ये फ्रीली बिक रहे हैं और लोग भी कंजप्शन कर रहे हैं विदाउट एनी मॉनिटरिंग ऑफ दैट? इसके बारे में बताएं। प्री प्रोबायोटिक पहले तो मैं आपके द्वारा जनता को बताना चाहूँगा कि ये क्या है, इनका बॉडी में क्या रोल होता है और क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्री प्रोबायोटिक जैसे ये लैक्टोबैसिलस, ये अलग अलग सैशोमर्स हैं, ये लेने चाहिए या नहीं? देखो, प्रीबायोटिक्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर, जो पेट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर अच्छा माइक्रोबियोम है उसको डेवलप करने के लिए फूड सप्लीमेंट, ठीक है। प्रोबायोटिक होते हैं कि उसी जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड फॉर्म में होते हैं। कुछ डिजीज़ में प्री प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है, बट आई वुड रिकमेंड कि सबको प्री प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी फूड देयर इज़ नो नीड ऑफ प्री प्रोबायोटिक्स, ठीक है। हाँ, सम डिजीज़ हैं यहाँ प्री प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा रोल है, हम वहाँ यूज़ करते हैं, बट विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर डोंट कंज्यूम प्री प्रोबायोटिक्स ऑन योर ओन। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जीआई में एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या देखने को मिलेगी? कैसे प्रिसीजन थेरेपीज बन रही हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा मार्गदर्शन करें, किस तरह का रिसर्च हो रहा है जीआई इंडस्ट्री में? देखो, जीआई अगर हम थेरेप्टिक्स की बात करें, ठीक है, देखो जीआई इज़ अ वेरी वास्ट ब्रांच, ठीक है। जीआई में हम अब जैसे हम बात कर रहे थे आईबीडी, क्रोन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो बड़े सारे न्यूर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिससे हम डिजीज़, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आके जाके रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, जिससे हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सके हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम हो दवाइयों के, ठीक है, तो डिजीज़ अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। तो बड़े सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम एंडोस्कोपिकल प्रोसीजर की बात करें, देखो इनिशियली अगर हम बैक 30-40 ईयर्स बैक चले जाए तो एंडोस्कोपी प्रोसीजर मेनली डायग्नोस्टिक्स होते थे, ठीक है। आजकल हम एंडोस्कोपी के साथ साथ एंडोस्कोपी की हेल्प से बहुत एडवांस थेरेप्टिक्स प्रोसीजर कर रहे हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एक्लेजिया कार्डिया होता है, ठीक है, हम एंडोस्कोपी की हेल्प से ही, रादर देन गोइंग फॉर जनरल सर्जरी, हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करके ही, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, हम उसके सिम्टम्स, इट विल टेक ओनली 45 मिनट्स, सिम्टम्स उनके सारे सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही आजकल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, यहाँ पहले अगर किसी को गैस्ट्रिक आउटलेट होता था, मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक आउटलेट होता था, हमें और पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना पड़ता था। आजकल हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की तरफ से, रादर देन गोइंग फॉर अ बिग सर्जरी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ ही हम गैस्ट्रोजुनोस्टमी कर सकते हैं, हेपेटिको गैस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो उनका रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। अब टाइम ऑफ प्रोसीजर बड़ा लेस है, हार्डली 1 घंटे में आधे 1 घंटे में प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद इफ़ प्रोसीजर गोज़ वेल तो उसी वक्त हम शाम को या अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो एंडोस्कोपी बहुत आगे एडवांस हो चुकी है, ठीक है। एंडोस्कोपिक थेरेप्टिक प्रोसीजर बहुत एडवांस हो चुके हैं और फर्दर रिसर्च अभी भी चल रही है नए नए प्रोसीजर्स के लिए। तो फ्यूचर में हम और एंडोस्कोपी का
बोलबाला देखेंगे। जी डॉक्टर साहब हमारे वो दर्शक जो कि करियर एस्पिरेंट्स हैं जीआई की फील्ड में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इसमें एज अ करियर, और उनको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए आगे की? देखो गैस्ट्रोइंटेस्ट अगर हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हेप्टोलॉजी की बात करें, इट्स अ वंडरफुल ब्रांच, ठीक है। बहुत बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है कि फ्यूचर में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच, बिकॉज इसमें आपके पास इंटरवेंशन के साथ साथ रीजनिंग भी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ब्रांच, ठीक है। एंड इसमें आने के लिए अल्टीमेट यू हैव टू स्टडी। जी जी डॉक्टर साहब शो ख़त्म करते हुए मैं एक बहुत ह्यूमरस वे में सवाल पूछता हूँ अपने जो भी डॉक्टर रहते हैं ऑन द डाइस, कि एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से दूर रहने के लिए हमारी जनता क्या कर सकती है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से दूर रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वेट नहीं बढ़ने देना है, गुड हेल्दी डाइट लेनी है, एंड अवॉइड अल्कोहल एज मच एज पॉसिबल। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी जम्मू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अरुण धोत्रा जी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, उनको बताने के लिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या क्या बीमारियाँ हैं और उनको कैसे टैकल करना। थैंक यू। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ।